लखनऊ में 22 जून को आग ने 15 जानें ले ली। जांच इसकी जारी है। टीवी पर बड़े बड़े अधिकारी दिख रहे हैं मौके पर पहुंचने की खबरों के साथ। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कौन दोषी था कौन नहीं था ये भी किसी न किसी दिन तय हो जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी चार्जशीट या किसी फैसले में नहीं मिलेंगे। उस पिता को कौन समझाएगा जिसके मोबाइल पर आखिरी बार बेटे की आवाज़ आई थी कि पापा मुझे बचा लो। उस माँ को दिलासा कौन देगा जो पुलिस वालों से हाथ जोड़ करके कह रही थी कि मुझे जाने दो, मेरे बेटे के पास जाने दो। उन परिवारों के सवालों का क्या जहाँ शादी की तैयारी चल रही थी लेकिन आग ने अंतिम संस्कार के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ के अलीगंज की आग में सिर्फ 15 लोग नहीं मरे, 15 घरों की दुनिया उजड़ गई। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। कई जगह पहले फोन आया, फिर आई तो मौत की खबर। मीडिया की रिपोर्ट्स में भी बार बार एक जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आग में फंसे बच्चों और युवाओं की आखिरी आवाज़ें। किसी ने पापा को फ़ोन किया, किसी ने चाची को, किसी ने दोस्त को। बस इतना कह पाए कि मुझको बचा लो। प्रभजोत सिंह को 23 साल के सुखमनी का कॉल आया। रोते हुए कहा कि पापा मुझे बचा लो, बाहर निकलने की जगह नहीं है। पिता जब तक पहुंचे धुआं पूरी इमारत को निगल चुका था। बाराबंकी के मोहम्मद शाहजहां ने भी आखिरी बार अपने पिता को फ़ोन किया, पापा बचा लो। पिता दौड़ते हुए पहुंचे लेकिन आग उनसे पहले पहुंच चुकी थी। उसकी मां अब भी बेटे की आखिरी आवाज़ बार बार याद कर रही है, बेसुध हो जा रही है। सोनीपत के भविष्य ने 10 दिन पहले ही एनिमेशन सेंटर में नौकरी ज्वाइन की थी। आग लगने के बाद भविष्य ने अपनी मां को कॉल किया, कहा कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है। भविष्य की भी इस हादसे में जान चली गई। कब फोन आया था, मैंने उठाया, मम्मी मम्मी कर रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी। फिर बोला कि मम्मी थोड़ा चेहरा दिखाई दिया। उसने आगे आके करके दिखाया, मम्मी आग लगी, मेरा दम घुट रहा, मेरे को बचा लो मम्मी। मैं बचा भी नहीं पाई अपने बच्चे को। 27 साल के जॉयनील चक्रवर्ती ने अपनी चाची को फ़ोन किया कि चाची हम फंस गए हैं, किसी तरह बचा लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उनके परिवार वालों ने दावा किया कि अगर दीवार पहले तोड़ दी जाती तो शायद कुछ लोग और बच जाते। एक और फ़ोन कॉल आदित्य श्रीवास्तव ने अपने दोस्त अभिषेक को किया। एबीपी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में अभिषेक के हवाले से लिखा कि आदित्य ने फ़ोन पर कहा कि जल्दी आओ, हमें बचा लो। अभिषेक पहुंचे भी लेकिन अपने दोस्त को बचा नहीं सके। नीलेश कुमार और अनामिका सामंत की कहानी सुनकर के भी आंसू छलक सकते हैं। दोनों की शादी की बातें शुरू हो चुकी थी, परिवार वाले खुश थे, कुछ रिश्तेदार ट्रेन टिकट तक बुक कर चुके थे। नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी लेकिन दोनों उसी आग में हमेशा के लिए साथ चले गए। जिन घरों में शहनाई बजनी थी वहाँ मातम पसरा हुआ है। नीलेश बहुत अच्छे स्केच बनाते थे, अब उनके स्केच ही परिवार के लिए उनकी आखिरी यादें बन गए हैं। भाई से आखिरी बार कब बात हुई? संडे को बात हुई थी मेरी वीडियो कॉल पे। फिर मैं ससुराल में रहती हूँ ना, तो मैं संडे को बात हुई थी, मंडे को मेरी बात नहीं हुई। पर जब न्यूज़ इंस्टाग्राम पे रील मैंने देखा, मैंने अपने भाई को रील भेजा कि मतलब कि आप काम करते हो वहाँ देखो जाके, बगल में अगल बगल आग लग गई। मुझे ये थोड़ी पता था कि उसी बिल्डिंग में मेरा भाई में लग गई आग, की बच्चा कि नहीं बच्चा, बाद में पता चला। कल दोपहर की आग के बाद जब धुआं छटा तो पुरानी फाइलें खुलीं, गड़बड़ियां सामने आनी शुरू हुई, गिरफ्तारी भी हुई, जिम्मेदार अफसरों पर गाज भी गिरी। लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ ये सवाल बड़ा होता गया कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सालों से जमा होती आ रही लापरवाहियों का नतीजा। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि जिस इमारत में एनिमेशन सेंटर, लाइब्रेरी, पेट्स क्लिनिक और दूसरे व्यवसाय चल रहे थे वो तो कागज़ों में एक रिहायशी इमारत थी। यानी जहाँ कारोबार हो रहा था रिकॉर्ड में वहाँ सिर्फ लोग रहते हैं, लेकिन सालों से उसका व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होता आ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी रिकॉर्ड के हवाले से इस बिल्डिंग की हिस्ट्री को रिपोर्ट किया है। अलीगंज योजना के सेक्टर डी में स्थित MS 102 डी नंबर की ये संपत्ति है। 11 जुलाई 1980 को लॉटरी के जरिए ये प्लॉट विजय कुमार को हायर परचेज व्यवस्था के तहत अलॉट किया गया, आवंटित किया गया। समय बीतता गया और इस इमारत के मालिक भी बदले। 2005 में एक रजिस्टर्ड बिक्री
के जरिए ये संपत्ति विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हो गई। फिर 19 जनवरी 2013 को दंपति ने बिल्डिंग वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी। इसके बाद 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए मालिकों के नाम पर म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी। करीब 1992 वर्ग फीट में फैली इस इमारत के लिए 20 अगस्त 2014 को नक्शे को मंजूरी दे दी गई। ये मंजूरी सेल्फ अप्रूवल बिल्डिंग प्लान स्कीम के तहत दी गई थी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये मंजूरी रिहायशी इस्तेमाल के लिए थी। कुछ समय बाद ये आरोप सामने आने लगे थे कि इमारत में मंजूर नक्शे से ज़्यादा निर्माण किया गया है, यानी कि अवैध निर्माण है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मामले की जांच शुरू की। 2016 में वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर के मामला दर्ज किया गया। याद रखिए 2016, 10 मई 2016 को एक आदेश जारी हुआ अवैध निर्माण को गिरा देने का। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा कि महज 60 दिन बाद ये आदेश वापस ले लिया गया। क्यों वापस लिया गया आदेश, किस आधार पर वापस लिया गया, ऐसे सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन जिस इमारत को 1 दशक पहले गिराया जाना था, उसी में कल 15 लोगों की जान चली गई। ये थी गड़बड़ी नंबर 1। और शायद यही वजह है कि हादसे के अगले दिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसी इमारत के खिलाफ एक बार फिर गिराने का नोटिस जारी कर दिया। यहाँ एक सवाल और है कि ये जो बड़े बड़े पदों पर IAS, PCS और माननीयों के विश्वस्त बैठे हैं, ये जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। 2016 में अवैध बिल्डिंग गिरानी थी, नहीं गिराई। आग लगने के बाद हाहाकार मच गया, 15 घर उजड़ गए, तो आधी रात को बिल्डिंग गिराने के आदेश दे दिए। मतलब अंधेरे की भी, अंधेर गर्दी की भी कोई लिमिट तो होती होगी। इसके बाद बिजली का हाल देखिए। आज तक के आशीष श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट किया है कि इमारत को 20 किलोवाट बिजली लोड की मंजूरी मिली थी, लेकिन जून तक इलेक्ट्रिसिटी की एक्चुअल खपत, जो एक्चुअल कंजम्पशन था, वो 34 केवी से ऊपर चला गया था। अप्रैल से ही लोड बढ़ने के संकेत मिल रहे थे। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि क्या ओवरलोडिंग की वजह से आग बेकाबू हुई। पर यहाँ सवाल बिजली विभाग पर भी उठता है। कागज़ों में तो रिहायशी बिल्डिंग थी, 20 केवीए के लोड का मीटर लगा था, बिजली बिल भी आता रहा होगा। अलग मीटर पर लोड 1.5 गुना से ज़्यादा पड़ रहा था, तो बिल भी ज़्यादा आ रहा होगा, पर किसी के कान में जूं नहीं रेगी। जिन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाए थे, क्या वो खुद इतने भी स्मार्ट नहीं हैं कि प्रत्यक्ष दिख रही समस्या को देख पाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बिल्डिंग के डिजाइन को लेकर भी सवाल उठने लगे। पुलिस की FIR के मुताबिक पूरी इमारत में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। आग जैसी आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए ना तो कोई अलग से इमरजेंसी सीढ़ी थी, ना कोई दूसरा एग्जिट था। नतीजा ये हुआ कि जब आग के साथ धुआं तेजी से पूरी इमारत में फैलने लगा, तो अंदर मौजूद लोग फंस करके रह गए। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा दी। फायर डिपार्टमेंट को लोगों तक पहुंचने के लिए बगल की इमारतों से रास्ता बनाना पड़ा और दीवार तोड़नी पड़ी, तब जाकर के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना संभव हो पाया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पर अब सिर्फ इमारत नहीं, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनमें विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और फायर विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने 7 दिन में रिपोर्ट देने के लिए 2 सदस्यीय SIT का गठन भी किया है और टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू भी कर दी है। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि आग लगी कैसे, सवाल ये भी है कि उसे लगने दिया किसने। अगर रिहायशी इमारत को कमर्शियल इस्तेमाल से रोका गया होता, अगर बिजली के बढ़ते लोड को समय रहते गंभीरता से लिया गया होता, अगर 2016 का बिल्डिंग के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश वापस नहीं लिया गया होता, अगर किसी फाइल पर समय रहते कार्रवाई हुई होती, तो शायद ये 15 लोग आज जिंदा होते। 22, 25, 28 साल के लड़के लड़कियां ख़त्म हो गए। किसी ने अभी अभी नौकरी शुरू की थी, कोई नौकरी की तैयारी में था, शादी होनी थी किसी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ लखनऊ की नहीं है, एक एक करके अलग अलग शहरों का यही हाल है, हम आपको दिखाते हैं। 24 मई 2019 गुजरात का सूरत, वो तस्वीरें सबको याद होंगी। तक्षशिला ऑर्किड, एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में 22 छात्रों की मौत हो गई। 18 लड़कियां थी, 4 लड़के। कुछ बच्चे धुएं से मरे, कुछ आग से और कुछ जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए। बाद में पता चला कि जिस इमारत में कोचिंग चल रही थी वो भी रिहायशी थी। 2001 में उसे रिहायशी योजना के तहत मंजूरी मिली थी। 2007 में
वहां अवैध तरीके से बच्चों को पढ़ाने के नाम पर बिजनेस खड़ा किया गया। दूसरी मंजिल को बाद में रजिस्टर किया गया, तीसरी मंजिल कभी मंजूर ही नहीं हुई और छत पर एक अस्थायी ढांचा अलग से बना दिया गया। ऐसा ही केस जुलाई 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का है। राव्स IAS कोचिंग सेंटर में आग तो नहीं लगी थी, लेकिन मौत का कारण वही था, लापरवाही। 3 बच्चे श्रेय, तान्या और निविन बेसमेंट में डूब करके मर गए। उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं था वहाँ। पानी 7 से 12 फीट तक भर गया। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में ये भी दर्ज हुआ कि वहाँ अंदर आने और बाहर निकलने के लिए एक ही बायोमेट्रिक गेट था। जब छात्रों की मौत की खबर आई तो पता चला कि कई कोचिंग्स में जिस बेसमेंट को स्टोर रूम के तौर पर मंजूरी मिली थी, उनमें भी लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। किसी में क्लास ली जा रही थी, कुछ जगहों पर मंजूरी के बिना ही क्लासरूम बना दिया गया था। और समस्या ये 1-2 शहरों की नहीं है। 22 जून 2026 को फ्री प्रेस जर्नल ने इंदौर के कोचिंग सेंटर्स पर एक रिपोर्ट छापी, जिसके मुताबिक करीब 1800 कोचिंग संस्थानों में से लगभग 70% फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं करते थे। 550 से ज़्यादा संस्थान ऐसे निकले इस रिपोर्ट में जिनमें 300 से या उससे ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है, कई इमारतों में एग्जिट नहीं है और इवैक्यूएशन प्लान तो सिर्फ कागज़ों में है। नगर निगम ने 102 इमारतों को सील भी किया, लेकिन ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब सवाल उठने लगे। इन हादसों को साथ रख करके देखें तो एक समानता दिखाई देती है। शहर अलग है, तारीखें अलग हैं, लेकिन अपराध लगभग एक से हैं। कहीं फायर NOC नहीं है, कहीं इमरजेंसी एग्जिट बंद है, कहीं बिजली का लोड ज़रूरत से ज़्यादा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा, और कहीं अवैध निर्माण है, कहीं बेसमेंट का इस्तेमाल उस काम के लिए हो रहा है जिसकी अनुमति ही नहीं थी। और नगर निगम, बिजली विभाग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब जागते तभी हैं जब हादसा हो जाता है। उसमें एक क्लॉज है कि अगर मामला बड़ा बना, कई लोगों की मौत, दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई और मामला नेशनल टेलीविज़न पर आ गया, तो सारे अधिकारी एक साथ जाग जाते हैं। तुरंत पता चल जाता है साहब की फायर NOC भी नहीं थी, तुरंत पता चल जाता है कि अवैध निर्माण भी था। सारी दिक्कतें एकदम से आपके सामने हो जाती हैं, लेकिन हादसे से पहले किसी को कुछ पता नहीं रहता, अधिकारी बेखबर रहते हैं। कहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली अग्निकांड के बाद ही था कि सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जांच होनी चाहिए, लेकिन हुई क्या? उनके आवाज़ से ही कुछ किलोमीटर दूर 15 युवाओं की मौत आग लगने से हुई। जांच के आदेश के 20 दिनों के अंदर हमारे देश में सबक तो वैसे भी कोई नहीं लेता। जो सूरत में हुआ वही दिल्ली में, वही कल लखनऊ में। आपको हम 22 साल पुराना केस बता देते हैं। तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल अग्निकांड, स्कूल में लगी आग में 94 बच्चों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सख्त अग्नि सुरक्षा मानकों के निर्देश दिए थे। 20 साल गुजर गए इस बात को, लेकिन हर कुछ साल बाद कोई ना कोई हादसा ये पूछता हुआ सामने आ जाता है कि आखिर उन निर्देशों का हुआ क्या। उम्मीद है कि दिल्ली की 21 मौतें और लखनऊ की 15 मौतों के बाद अब हुक्मरानों और अधिकारियों के माथे पर बल पड़ेगा और भविष्य में हमें ललन टॉप शो में किसी आग की खबर को, किसी आग में किसी की मृत्यु की खबर को दिखाना नहीं पड़े। बड़ी खबर में आज इतना ही।